आज एक बार फिर से स्वागत है आपका कैपिटल गेन की नेक्स्ट क्लास में। पिछली क्लास जो हमारी थी वो हमारी फर्स्ट क्लास थी, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि कैपिटल एसेट क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन डिस्कस किया था और ट्रांसफ़र डिस्कस किया था। आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा इसके मेथड के बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको जो भी सेल वैल्यू मिल रही होगी वो आपका कंसिडरेशन हो जाएगा। लेस कर देंगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसके बाद से आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस कर देंगे। और अगर आपने सेल करने पे ट्रांसफ़र करते टाइम अगर इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है, जैसे अगर आपने ब्रोकरेज दिया कुछ लाइक दैट, तो उस टाइप के अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो हम उन्हें भी डिडक्ट कर देंगे और नेट जो आपका अमाउंट यहाँ बचेगा वो आपका कैपिटल गेन होगा। अब आपने ये पढ़ लिया कि कैपिटल गेन निकालते कैसे हैं, बट हर एक सेक्शन का अगर आपको याद हो तो हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं जहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। उसी तरीके से जो आपने कंप्यूटेशन पढ़ा कैपिटल गेन का, उसका हम प्रोवाइजो पढ़ेंगे। मतलब जनरल प्रोविज़न जो कैपिटल गेन कंप्यूट करने का है वो तो ये है, बट कुछ प्रोवाइजो भी है जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोवाइजो जो है सेक्शन 48 का, वो एप्लीकेबल होता है नॉन रेसिडेंट के लिए। और ये बोलता है इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट हु इन्वेस्ट फॉरेन एक्सचेंज द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिबेंचर इन एन इंडियन कंपनी शैल बी कंप्यूटेड इन बिलो मैनर। थोड़ा सा आप इस कंसेप्ट से तो फेमिलियर हैं, ये मुझे पता है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लगाने वाली नहीं हूँ क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। आईपीसीसी में भी आपने पढ़ा ही होगा, हमारे पास फर्स्ट प्रोवाइजो एंड सेकंड प्रोवाइजो है। फर्स्ट प्रोवाइजो आपको एनआर के लिए है और सेकंड प्रोवाइजो आपका अदरवाइज एसएससी को डील करता है। एनआर के केस में आपने एक जनरल लॉ पढ़ा कि हमारे पास सेल कंसिडरेशन होता है, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है और कोई एक्सपेंडिचर इनकर हुआ हो तो वो होता है, हमारे पास नेट कैपिटल गेन निकल के आ जाता है। बट एनआर के केस में ये बोला जाता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जब एनआर ने अपने पैसे लगाए होंगे तो वो डॉलर में लेकर के आया होगा, उसने एक्सचेंज किया होगा इस डॉलर को रुपीज़ में। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो ये बोलते हैं कि सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इस इम्प्रूवमेंट को, एक्सपेंडिचर को ना हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करने के बाद से जो हमारा ये अमाउंट आएगा कैपिटल गेन का, वो भी हमारा फॉरेन करेंसी में आएगा। इस अमाउंट को फिर हम एनआर में रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वो हमारा नेट कैपिटल गेन इन रुपीज़ हो जाएगा और उस पर हम टैक्स कैलकुलेट कर देंगे, उतना आपको टैक्स देना है। पढ़ देती हूँ एक बार मैं आपके लिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव और एक्रूइंग, जो भी आपको एफवीसी मिला, जो भी आपको सेल कंसिडरेशन मिला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, द अबव अमाउंट शैल बी कन्वर्टेड इनटू सेम फॉरेन करेंसी एज वाज इनिशियली यूटिलाइज्ड, देन द कैपिटल गेन सो कन्वर्टेड शैल बी रिकन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी। जो मैंने आपको बताया कि ये जो अमाउंट है वो फॉरेन करेंसी में, और कौन सी फॉरेन करेंसी में, सपोज अगर कोई जापानीज पर्सन है उसने इन्वेस्ट किया है तो वो अपने यहाँ से येन लेकर के आया होगा। ओके, तो जो हम कन्वर्ट करेंगे इस अमाउंट को, ये येन में कन्वर्ट होगा एंड देन हमारे पास जो कैपिटल गेन आएगा ये येन में आएगा। इसको हमें फिर रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। अगर कोई यूएसए से आता है तो वो डॉलर लेकर के आएगा, हम डॉलर को रुपीज़ में डॉलर लेकर के आएगा। तो ये जो कन्वर्जन होगा, ये जो अमाउंट आपके पास आईएनआर में दिख रहा होगा, क्योंकि जब उसने बेचा होगा तो ऑब्वियसली उसके पास रुपीज़ आए होंगे, तो जो आपको रुपीज़ में दिख रहा होगा ना, या जब इन्वेस्ट किया होगा तो उसे अपने डॉलर को कन्वर्ट कराना पड़ा होगा रुपीज़ में और तब उसने इन्वेस्ट किया होगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इन सारी चीज़ों को जिस करेंसी में वो लेकर के आया था उसी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। अंडरस्टूड माई पॉइंट? नेक्स्ट है हमारा, द प्रोवाइजो इज एप्लीकेबल ओनली फॉर शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और अगर उसने कुछ घर बेचा, उसके यहाँ पे कोई घर था और सोचता है कि मैं ऐसे इसका कैपिटल गेन निकाल लेता हूँ, तो वो एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए। ये सिर्फ अगर उसने शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तभी एप्लीकेबल है ये प्रोवाइजो आपका। इफ़ एनआर इज सेलिंग एनी अदर एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, देन इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अलाउड। इंडेक्सेशन बेनिफिट आपका होता है सेकेंड प्रोवाइजो। बड़ा ही जनरल कंसेप्ट है, आई होप आईपीसीसी में तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बट हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सेकेंड प्रोवाइजो आपका उसी से डील करता है। तो यहाँ पे बोलता है कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स के केस में ही फर्स्ट प्रोवाइजो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये मत याद करो। शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ इतनी सी बात याद रखना। और अदरवाइज अपने मन में बैठा लो कि अदरवाइज अगर कोई भी एसेट है तो उसके लिए हम इंडेक्सेशन बेनिफिट लगाएंगे, फर्स्ट प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा। द अबव प्रोवाइजो
apply for every reinvestment, that is if Tata Steel shares are sold and Reliance purchase, then still the provision is applicable. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर एक पर्सन है, मिस्टर ए हैं, जो कि जिसने क्या किया 10 लाख रुपीज़ में, मैं बोल रही हूँ, ये 10 लाख इसके पास था और ये जो लेकर के आया था वो डॉलर 1 लाख लेकर के आया था 100 का। अभी हम कुछ सिंपल सा कैलकुलेशन रखते हैं, 1 लाख लेकर के आया था और अभी इसके पास कुछ ऐसा 10 लाख अमाउंट है इसके पास। इसने इस 10 लाख को शुरू में इन्वेस्ट किया था टाटा स्टील में और उसके बाद से इसने इस टाटा स्टील वाले शेयर्स को बेच दिया और बेच करके री इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ पे री इन्वेस्ट कर दिया? रिलायंस में। तो जब हम रिलायंस का कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो भी ये प्रोवाइजो लगेगा। जब हम टाटा स्टील वाला कैलकुलेट कर रहे होंगे तो भी ये प्रोवाइजो लगेगा। मतलब कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट दोनों पे ही ये प्रोवाइजो लगता है। द फर्स्ट प्रोवाइजो इज मैंडेटरी, अ नॉन रेजिडेंट कैन नॉट ऑप्ट फॉर सेकेंड प्रोवाइजो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई एनआर है तो उसको मैंडेटरी फर्स्ट प्रोवाइजो ही अप्लाई करना है, सेकेंड प्रोवाइजो वो नहीं चूज़ कर सकता इफ अनटिल एंड अनलेस कि उसका केस उस सेकेंड प्रोवाइजो में फॉल नहीं कर रहा हो। अब आपके पास आता है एक रूल जो कि बात करता है मेथड ऑफ कन्वर्जन का। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उसे कन्वर्ट करना होगा डॉलर को रुपीज़ में, येन को भी रुपीज़ में, तो वो कन्वर्ट कैसे करेगा? द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी कन्वर्टेड एट द एवरेज ऑफ TTBR, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, एंड TTSR ऑफ द फॉरेन करेंसी इनिशियली यूटिलाइज फॉर परचेज एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर डिबेंचर। जिस दिन शेयर या डिबेंचर खरीदा गया होगा ना, उस दिन आप खोलेंगे ना, वांडा खोलो या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी का आप जो भी यूज़ करते हैं वो साइट खोलेंगे तो आपको एवरेज रेट, ओपनिंग रेट एंड क्लोजिंग रेट सब कुछ दिखता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है TTBR, TTSR, मान लो ये 70 है और ये 72 है, तो 70 + 72 इस दोनों का एवरेज किया जाएगा और ये जो अमाउंट निकल के आया ना मेरे पास, इस अमाउंट को हम यूटिलाइज़ करेंगे। सपोज़ यहाँ पे 72 कितना हो गया, 142 हो गया ना, डिवाइड बाई 2, 71 रुपीज़। देखो मेरे पास 71 एवरेज आ गया ना। अब क्या होगा, अगर मैंने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था तो ये 10 लाख अपॉन 71, मान लो ये 90,000 रुपीज़ निकल के आया, दिस 90,000 वुड बी माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, जो हम TTBR, TTSR लेंगे ना, ये लेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी जिस दिन हमने एक्वायर किया था उस दिन का TTBR, TTSR रेट लेंगे और उसका एवरेज निकाल के तब हम इस 71 को कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सेम वे एक्सपेंडिचर का बोल रहा है कि जिस दिन आपने एक्सपेंडिचर किया ना, उस दिन का आप TTBR, TTSR रेट ले लेना, उसका एवरेज निकाल लेना और उसके बाद से आप उस INR को हमने यहाँ पे डॉलर लिया है तो मैं डॉलर यूज़ करेंगे, उसके बाद से आप उस INR को डॉलर में कन्वर्ट कर लेना और जो TTBR, TTSR रेट लेंगे ना वो हम लेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र वाला। सी पॉइंट है आपका सेल कंसिडरेशन का। सेल कंसिडरेशन को बोल रहा है जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र वाले दिन जो भी TTBR, TTSR रेट होगा उस रेट का एवरेज निकाल लीजिए और उसके बाद से आपका जो भी सेल वैल्यू है अपॉन जो आपका एवरेज निकल के आया, ये जो अमाउंट आपका XX निकल के आया, दिस अमाउंट वुड बी योर सेल कंसिडरेशन। अंडरस्टूड माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट D, जो कि बोलता है अब सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपके पास कैपिटल गेन आ रहा होगा। अब इस कैपिटल गेन को हमें क्या करना है, जिस दिन हमने ट्रांसफ़र किया उस दिन का TTBR रेट लेना है। जैसे मान लो ट्रांसफ़र करने पे हमें 20,000 का कैपिटल गेन आया और जिस दिन ट्रांसफ़र किया उस दिन का TTBR 100 था, तो 20 लाख रुपीज़ जो है मेरा कैपिटल गेन इन INR आ जाएगा और इस पे अब हमें इस 20 लाख पे हमें टैक्स पे करना होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, जो कि बात करता है आपका इंडेक्सेशन के बारे में। पहला पॉइंट है हमारा कि ये बोलता है ये वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता जहाँ फर्स्ट प्रोवाइजो एप्लीकेबल होता है। अंडरस्टूड। Where capital gain arise from transfer of long term capital asset for the purpose of computing capital gain। जब कैपिटल गेन अराइज होता है, जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंस्टेड हमारा निकाला जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की जगह हमारा निकाला जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब बिना टाइम वेस्ट किए ना, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये कंसेप्ट रिकॉल हो रहा होगा, तो मैं डायरेक्टली कंसेप्ट पे आ जाती हूँ कि कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन जो है हम निकालते कैसे हैं। इसके लिए सपोज़ करो आपका यहाँ पे 10,000 का अमाउंट है इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच एसेट इज़ ट्रांसफर। ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा, घबराने की बात नहीं है। तो सपोज़ करो कि हमने मैं 2001-2 में ही ले लेती हूँ। इस साल में 23-24 ले लेती हूँ। इस साल में हमने अपना एसेट जो है ट्रांसफ़र किया था, तो ये हो जाएगा मेरा 348। न्यूमरेटर में जाता है जिस साल हमने एसेट ट्रांसफ़र किया था वो, और डिनोमिनेटर में हमारा जाता है जिस ईयर में हमने सबसे पहले एसेट होल्ड किया था। इंडेक्स फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच एसेट वाज हेल्ड बाय द एसएससी और फॉर द ईयर बिगिनिंग ऑन 1/4/2001 विच एवर इज़ लेटर। अगर मान लो 1998-99 का है तो क्या लेंगे, 2001 इसका ले लेंगे, क्योंकि ये बेस यहीं से शुरू होता है। उसके पहले हमारे मतलब इस ईयर के पहले का इंडेक्सेशन हमारे पास है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो हम जब भी कैलकुलेट करते हैं ना, इसकी अगर पीछे का है तो हम ये बेस ईयर को ही ले लेते हैं, तो हम 100 ही ले लेंगे। तो मैं ये मान रही हूँ कि ये जिस एसेट का हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे हैं, ये कहीं तो एक्वायर हुआ था 95-96 में, तो मैं एक बेस ले रही हूँ 100 यहाँ पे, ठीक। हम 2001-2 का बेस ले लेंगे, 100 ले लेंगे। अब जो है हम दिस इज इक्वल टू 34800, 34,800 वुड बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट एक्चुअली में आपने एक्वायर किया था 10,000 में, बट हम जब इंडेक्सेशन करते हैं ना, हम एक तरीके से इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं। तो आज के ज़माने में अगर हम देखें तो आपका वो जो 10,000 का एक्विजिशन था, वो सेम चीज़ आपको 34,800 में मिलेगी। अंडरस्टूड। अब है हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब देखो, कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इम्प्रूवमेंट कराया कब कराया, आपने मान लिया मैंने कि 9-10 में इम्प्रूवमेंट कराया। इम्प्रूवमेंट का भी अमाउंट उतना ही ले लेती हूँ। अब 9-10 में कराया था और ट्रांसफ़र हो रहा है 23-24 में, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 348। 9-10 में कराया था, तो जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट कराया है 9-10 का हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 148 है हमारे पास। ओके, 148। अब ये जो अमाउंट हमारा निकल के आएगा, दैट वुड बी माई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये हम एक तरीके से इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी देखो, यूनिटरी मेथड अगर आपको आता है तो आपको यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लें, और नहीं आता है तो याद कर लेना कि जिस ईयर में हमने सेल कर रहे हैं, जो न्यूमरेटर होगा वो सेल वाला ईयर होगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो तब का ईयर होगा जब हमने फर्स्ट टाइम एक्वायर किया था, या फिर जब हमने फर्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट कराया था। इतना छोटा सा ही एक कंसेप्ट है, मुझे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं बताना है। बस आपको एक फॉर्मूला, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, याद कर लीजिए, बहुत ही ईजी सा चीज़ है। वैसे तो ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट नहीं है। थर्ड प्रोवाइजो पे आते हैं। थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 बोलता है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 नॉट टू अप्लाई। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा। कहाँ पे? शैल अप्लाई टू द कैपिटल गेन provided also that nothing contained in first and second proviso shall apply to the capital gain arising from the transfer of long-term capital asset being equity share in a company or in unit of equity oriented fund or a unit of business trust referred in section 112A। 112A वाला आपको याद है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती, बट मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे इसको पेंडिंग लिख देती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लूँगी ना, जब हम 112A कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या कह रहा है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जहाँ पे भी 112A वाला कैपिटल गेन कैलकुलेट हो रहा हो ना, वहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ मतलब इंडेक्सेशन का कंसेप्ट जो है, या फिर इंडेक्सेशन का कंसेप्ट आपके रेसिडेंट एसएससी में, और अगर एनआर है तो फर्स्ट प्रोवाइजो लगेगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो चाहे एनआर हो या रेसिडेंट हो, आपका अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर भी कैपिटल गेन आपका सेक्शन 112E में निकाला जाए। अभी के लिए इसे पेंडिंग करते हैं, बट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। आपको बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है, जब हम 112A पढ़ रहे होंगे तो मुझे आपको बस इतनी सी चीज़ याद आनी चाहिए कि फर्स्ट प्रोवाइजो जो है वो आपका एनआर पे एप्लीकेबल होता था, सेकंड प्रोवाइजो आपका रेसिडेंट एसएससी पे प्लस एनआर पे भी जो एसेट मेंशन हुए हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी, इसमें कुछ स्पेसिफाइड एसेट थे फॉर एनआर, और इन स्पेसिफाइड एसेट के अलावा जो अदरवाइज एसेट हैं वो आपका सेकंड प्रोवाइजो में कवर हो जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो
वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे आपका सेक्शन 112A के अंदर कैपिटल गेन कैलकुलेट हो रहा हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। इतनी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। फोर्थ प्रोवाइजो जो है वो आपका ये बोलते हैं, नथिंग कंटेन इन द सेकंड प्रोवाइजो शैल अप्लाई टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग ए बॉन्ड और डिबेंचर। बॉन्ड और डिबेंचर पे जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमारा सेकेंड प्रोवाइजो की बात बोल रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये बोलता है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, मतलब फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट मिल जाएगा बट इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा जहाँ पे हम बॉन्ड और डिवेंचर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड हो जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, तो इन पे हमारा ये रिजर्व बैंक इशू करती है। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। इन दो बॉन्ड्स के अलावा आप बॉन्ड और डिवेंचर पे सेकेंड प्रोवाइजो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। फिफ्थ प्रोवाइजो है आपका, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ एसएससी बीइंग ए नॉन रेजिडेंट एनी गेन अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट अ फॉरेन करेंसी एट द टाइम ऑफ रिडम। ओके, मेरा पढ़ना ना यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा फ्यूटाइल हो जाएगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल पे लेकर के आती हूँ। चलो ये एक चीज़ देख लेते हैं। फिफ्थ प्रोवाइजो का अवेलेबल होता है इवन इफ एनआर हैज़ परचेज द आरडीबी फ्रॉम मार्केट द बेनिफिट इज ऑल्सो अवेलेबल टू ओरिजिनल सब्सक्राइबर ऑफ आरडीबी। होता क्या था, एनआर थे वो इस चीज़ से परेशान हो गए कि हमें एक्चुअली में कुछ गेन हो ही नहीं रहा है और हम फालतू का टैक्स दे करके आ रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है हमें। इस चीज़ को गवर्नमेंट ने टैकल करने के लिए एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया, फिफ्थ प्रोवाइजो, जो कि ये बोलता है कि अगर आपका रुपी एप्रिसिएशन की वजह से गेन हो रहा है तो वो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मिस्टर ए ने बॉन्ड परचेज़ किया 10,000 का, जिसका एक्सचेंज रेट मान लो $1 इक्वल टू 100 था, तो वो टोटल $100 इंडिया में लेके आया था अगर डॉलर की बात करें तो। और जो बॉन्ड जब रिडीम होता है तो वो 90 पे रिडीम होता है। तो जब वो लेके आया था तो $100 उसने इन्वेस्ट किया था। जब वो लेकर के वापस जा रहा है तो उसका $111 वापस जा रहा है। अब गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो पहले ये $11 टैक्सेबल हो जाता था, बट एक्चुअली में तो एनआर को कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे इस प्रोवाइजो में ये इंसर्ट करके ये चीज़ लगाई गई कि अगर ये $11 जो है अगर बेनिफिट हो रहा है ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़, देन this amount would not be taxable, but only appreciation of rupees is not taxable. If there is any premium on redemption then that is taxable. appreciation हुआ तो taxable नहीं होगा, but appreciation के अलावा अगर कुछ प्रीमियम हो रहा है तो वो taxable होगा। एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, 10% प्रीमियम। मान लो सपोज देर इज़ 10% प्रीमियम, तो मिस्टर ए जो है आईएनआर में बात करें तो 10,000 रुपीज़ मिस्टर ए ने लगाया था। अब 10% उनको प्रीमियम मिलेगा, मतलब कि 1,000 रुपये और मिलेंगे, तो टोटल वो 11,000 रुपीज़ लेकर के जा रहे हैं। तो 10,000 रुपये पे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, जो भी कैपिटल गेन का एप्रिसिएशन की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा वो तो हमारा उसका हम कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेंगे, वो टैक्सेबल ही नहीं होगा। बट जो 1,000 रुपीज़ हुआ ना आईएनआर में 1,000 रुपीज़, और अगर मैं बोलूँ कि 1,000/90 एक्चुअली में वो कितना लेकर के जा रहे हैं, 11,000 रुपीज़। और 11,000 रुपीज़ अपॉन 90 करूँ तो ये आपका आता है समवेयर अराउंड 122 रुपीज़ आता है। ओके, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जब वो ले करके आए थे तो वो $100 लेकर के आए थे, जब वो लेकर के जा रहे हैं तो वो $122 लेकर के जा रहे हैं। तो नॉर्मल अगर ये प्रोविज़ो नहीं आया होता तो किसी को लगता कि $22 पूरा का पूरा जो है टैक्सेबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो है वो बेनिफिट इसलिए हो रहा है, वो गेन इसलिए हो रहा है क्योंकि रुपी एप्रिसिएट हो गया है, इसकी वजह से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, आप जैसे कैलकुलेट करें। मैं क्या करती हूँ, जितना भी उनको मिस्टर ए को जितना भी प्रीमियम मिला है 1,000 का, तो 1,000 अपॉन थोड़ी सी लाइट की दिक्कत हो गई है, नो वरीज, 1,000/90 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आता है $11। ये $11 जो है टैक्सेबल हो जाएंगे, और बाकी जो 122 माइनस 11, तो आप देखो 111, ये $111 जो है लेकर के तो 100 आए थे, लेकर के जा रहे हैं 112, लेकिन इस 112 में 111 टैक्सेबल नहीं है बट $11 टैक्सेबल है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान देके सुनो।
आपको मिला प्रीमियम, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ कह रही है तुम लेकर के आते हो, तुम्हें रुपये अप्रिसिएशन हो जाता है, उसकी वजह से जब तुम उसको कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्जन के बाद से ऐसा लगता है कि तुम्हें गेन हो गया, बट एक्चुअली में तुम्हें कुछ गेन हुआ नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम उस गेन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे, बट अगर तुम्हें कोई प्रीमियम मिल रहा है तो जब कैपिटल गेन निकालना होगा ना, जब टैक्स का अमाउंट निकालना होगा, तो जब एग्ज़ाम की बात मैं कर रही हूँ तो हम सीधे प्रीमियम का अमाउंट लेंगे, 1000/90 कर देंगे और $11 मेरा आ गया, इस $11 को टैक्सेबल कर देंगे। आपको कई सारे बुक में या इंस्टीट्यूट की बुक में इसका बड़ा ही लेंदी और बहुत ही अजीब सा कैलकुलेशन दिखा होगा कि पहले 122 माइनस 11 एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें मत जाइए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रीमियम टैक्सेबल होता है, या फिर प्रीमियम के अलावा अगर हम उसको कुछ और नाम दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगा। वो अमाउंट निकाल लीजिए INR में वो अमाउंट कितना है, और वो अमाउंट अपॉन जो भी रेट है, उस रेट के बाद से आपका जो भी अमाउंट वो फॉरेन करेंसी में निकल के आया, वो अमाउंट आपका उतना फॉरेन करेंसी जो है आपका, या उतना INR आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। 7th प्रोवाइजो, सबसे लास्ट प्रोवाइजो, और आज की क्लास बहुत छोटी होगी, सिर्फ प्रोवाइजो डिस्कस किया है मैंने बिकॉज ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट। तो 7th प्रोवाइजो आपका बोलता है STT पेड ऑन सेल ऑफ शेयर यूनिट शैल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम द सेल प्राइस एंड STT पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर यूनिट शैल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक सिंपल सी बात समझ लो, STT आपने पे किया, सेल पे या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे, कुछ भी ना कोई ऐड होगा ना वो डिडक्ट होगा कहीं पे, उसका नो इफेक्ट आएगा। जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो ऐसा मानेंगे कि STT कहीं पे एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। अंडरस्टूड। 7 प्रोवाइजो थे, मैंने टोटल 7 प्रोवाइजो आपको पढ़ा दिया है। आपको अब इसे रिवाइज करना है। आज की क्लास में ख़त्म करती हूँ। मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो डालूंगी, रीज़न बिंग एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, और दूसरा ताकि किसी को अगर छोटी वीडियो देखनी हो, किसी को अगर कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट देखना हो तो वो भी देख सके, और अगर पूरा वीडियो देखना है तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं। बट मैं एक बड़ा वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं 4-5 कंसेप्ट एक साथ भी समझाऊंगी, बट फिलहाल मेरा मोटो ये है कि मैं छोटे छोटे कंसेप्ट करके डालूँ। ओके, सो आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड।